हेलो। स्पेक्ट्रोस्कोपी की इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सील्डेड प्रोटॉन्स क्या होते हैं, डीसील्डेड प्रोटॉन्स क्या होते हैं। फिर अगर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा और पेपर में इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन से बनते हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादा फालतू का मैं खुद ही एलिमिनेट करूंगा उसको, मैं क्यों पढ़ाऊंगा फालतू का खुद ही। तो आप लोग को देखो यहाँ पर को अब सील्डेड प्रोटॉन से डीसील्डेड प्रोटॉन से हम लोगों ने देखा। अब अगली चीज़ है केमिकली इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स बेसिकली ऐसे समझो कि थोड़ा अपना चीजों को कंपेयर करना सीखो ना, कि प्रोटॉन से है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कि हाइड्रोजन की बात होती होगी, कहीं ना कहीं कैटायन से रिलेटेड चीजें होंगी। प्रोटॉन से है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव। इस तरीके से समझोगे तो तब समझ में आएगा। अब केमिकली इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं ये आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, और नॉन इक्विवेलेंट क्या होंगे, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस तरीके की चीजों को समझोगे तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी लगा देना है आप लोगों को तुक्का, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता उस पर देखो कि कहना क्या चाह रहे हैं, और थोड़ा इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा। अब ऐसे सारे प्रोटॉन्स हमारे जो कंपाउंड में जो हम लोगों ने सैंपल लिया है, जिसका सिमिलर केमिकल इन्वायरमेंट होते हैं। अब देखो हमें पता भी नहीं है कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं, लेकिन डेफिनेशन देखो खुद ही आप लोगों को बता रही है कि ऐसे सारे प्रोटॉन्स जिनका सिमिलर केमिकल इन्वायरमेंट होते हैं और जिनका प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल भी सेम आता है, कॉमन होता है, मतलब कि एक जैसा होता है, तो वो सारे क्या होंगे, हमारे केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। और अगला इसी का अपोजिट रहेगा, वो क्या है, हमारा केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो ऐसे सारे प्रोटॉन्स जिनका क्या होगा, डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट होगा। सैंपल के अंदर की बात चल रही है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने कंपाउंड लिया है जिसकी स्टडी करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल जो भी लिया है, उसके ऐसे सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज के जो न्यूक्लियर, जो पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है उसके अंदर जो हाइड्रोजन, जो भी चीजें हम लोग देख रहे होंगे, तो उसमें अगर डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट है या जिनके डिफरेंट सिग्नल आ रहे हैं, डिफरेंट प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस पीएमआर तभी दिया गया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिग्नल आ रहे हैं, कॉमन नहीं है, तो वो क्या होंगे, हमारे नॉन केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे वो किसके बराबर आएंगे, हमारे केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बराबर आएंगे। अब ये वही चीज है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जितने आएंगे वो कंपाउंड में हमेशा उसके बराबर होंगे कि कितने केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो उतने ही सिग्नल वो हम लोग को दिखाएगा। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो, जैसे देखना, जैसे CH3 CH2Cl। अब इस पे प्रोटॉन क्या होगा, खुद ही समझो, हाइड्रोजन होगा ना, क्लोरीन कहाँ से प्रोटॉन हो जाएगा, कार्बन कहाँ से हो जाएगा, ये तो काफी ज्यादा हाई एटॉमिक नंबर वाले और हाई एटॉमिक मास वाले, तो हाइड्रोजन की बात चल रही है। अब देखो, ये दो हाइड्रोजन जो यहाँ पर को प्रेजेंट है वो सेम है, कहीं ना कहीं सेम इन्वायरमेंट में हो दो ही हाइड्रोजन, और यहाँ पर को तीन हाइड्रोजन कहीं ना कहीं सेम इन्वायरमेंट में, तो एक टाइप के प्रोटॉन के सिग्नल ये देंगे कि ऐसे समझो कि ये जो बीच का कार्बन है, ये इस साइड CH3 से जुड़ा हुआ है, इस साइड Cl से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे सिग्नल देंगे। और ये जो CH3 यहाँ पर को जुड़ा हुआ है, ये किनारे में है, इसके बगल में CH2 है, इस साइड की स्पेस खाली है, तो ये अलग टाइप का सिग्नल देगा। तो इसके दो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस से सिग्नल आएंगे हाइड्रोजन के। अब अगला देखो, CH3 CH2OH। अब हम लोग हाइड्रोजन के सिग्नल देखेंगे, बेसिकली यहाँ उसी को प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल बोल रहे हैं। तो बेसिकली देखना, CH3 सबसे कोने में है तो इन तीन हाइड्रोजन के अलग सिग्नल, ये बीच में है तो बीच वाले के दो हाइड्रोजन है, तो कितने हैं, इस तरफ CH3 है, इस तरफ OH है, सेम केमिकल इन्वायरमेंट है, तो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो इसके एक जैसे सिग्नल आएंगे। और इस तरफ OH है, इस तरफ देखो, इस तरफ जाएंगे तो बाकी खाली है, बस O के साथ बॉन्डेड है, तो इस वाले हाइड्रोजन का अलग ही सिग्नल आएगा। तो तीन सिग्नल आएंगे, एक इस वाले हाइड्रोजन के लिए ऐसे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, एक बीच वाले इन्वायरमेंट में, एक सबसे किनारे में है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। तो थ्री प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल आएंगे, क्योंकि तीन अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहाँ दो थे तो दो। अब देखो ऐसे ही देखो, इस वाले में देखो, CH3, तो यहाँ के प्रोटॉन अलग सिग्नल देंगे, इसको A टाइप का बोल देंगे। बीच में कोई है नहीं प्रोटॉन, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर कार्बन सारी बॉन्ड बनाएगा। अब देखो ये जो CH2 है, ये इधर कहीं ना कहीं इस पूरे ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, CH3COO, और इस तरफ CH3 से, तो ये वाला अलग सिग्नल देगा। और ये CH3 इस तरफ से खाली है, इस तरफ से CH2 से जुड़ा हुआ है, तो ये अलग सिग्नल देगा। तो कितने सिग्नल हो जाएंगे, एक टाइप के हाइड्रोजन ये तीन, एक टाइप के ये B हो जाएंगे, एक टाइप के तो C हो जाएंगे, तो थ्री प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल देंगे। अब बेसिकली हमारे पास अगली चीज क्या है, इस पे देखो एग्जांपल। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तक कोई हाइड्रोजन अभी है नहीं इनमें। अब इधर देखो CH3 यहाँ पर को दिख रहा है, तो इसके अलग टाइप के सिग्नल होंगे। और इस तरफ क्या है,
ये हाइड्रोजन इस तरफ प्रेजेंट है तो इसके अलग सिग्नल होंगे, और ये हाइड्रोजन के अलग सिग्नल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखो इससे अगर हम लोग इस कार्बन में गए फिर इधर गए तो इधर CH3 जुड़ा हुआ है ना, तब इसके अलग सिग्नल, और इधर देखोगे तो इस हाइड्रोजन के अलग सिग्नल, इस हाइड्रोजन के अलग, मतलब कि वो केमिकली अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। इधर CH3 है ना, लेकिन इधर तो कोई मैथिल ग्रुप नहीं है, तब अलग अलग सिग्नल आ रहे हैं इसके। तो ऐसी अलग अलग एग्जाम्पल है। अब देखो इसके केस में देखेंगे तो हम कैसे बता सकते हैं। NO2 है, ये बस हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो अब इसके अलग सिग्नल क्यों आ रहे हैं सबके, इन तीनों के? देखो किन तीनों के, इसका सेम आ रहा है, इसका सेम आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखो देखो ना, अब ध्यान से देखना, तीन प्रोटॉन NMR, तीन प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल क्यों आ रहे हैं? ऊपर को जाएंगे तो क्या है? NO2 ग्रुप, इधर ऊपर को जाएंगे तो NO2 ग्रुप, नीचे को आऊंगा तो क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नीचे को आऊंगा तो क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन। तब इन दोनों के सेम है, सेम टाइप के हैं। और इसमें देखो ये भी सेम है, ऊपर को जाएंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन, इधर ऊपर को जाएंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन होगा ना, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन। और ये वाला तो सबसे अलग है, यहाँ देखो इधर गया हाइड्रोजन, इधर गया हाइड्रोजन, ऊपर कुछ है नहीं, नीचे कुछ है नहीं, तो इसके अलग सिग्नल, तब तीन प्रोटॉन। अब इसमें देखो कितने आएंगे, इसमें ये जो सेम इन्वायरमेंट में कौन कौन से वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये सारे हाइड्रोजन इसमें सेम इन्वायरमेंट है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। लेकिन ये जो CH2 ग्रुप है इसके हाइड्रोजन अलग इन्वायरमेंट में, इसके हाइड्रोजन अलग इन्वायरमेंट है, तो तीन प्रोटॉन NMR सिग्नल। जैसे देखो ये हाइड्रोजन है इसके CH3 के, तो एक इसका हो जाएगा, एक इसका, और बाकी ये चारों जितने भी हैं 1 2 3 4 ये सारे एक जैसे हैं, तो केमिकली इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट में। देखो कुछ है नहीं ना इनके आसपास, तब जाके ऐसे समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इनमें अंतर क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन इसके आसपास थोड़ी है NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसके आसपास है ना NO2 ग्रुप प्रेजेंट, इधर थोड़ी है, इधर तो कार्बन है, फिर ऊपर है कार्बन, उससे डायरेक्टली अटैच्ड कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है कि जो इनको इफेक्ट करे, तब जाके। अब देखो इस वाले से एग्जांपल से समझने की कोशिश करना कि इसमें कितने टाइप के सिग्नल आएंगे। अब देखो यहाँ पर को ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सिमेट्री का भी खेल रहता है इसमें, सिमेट्री का, तब जाके दो प्रोटॉन NMR सिग्नल आ रहे हैं। अब कैसे आ रहे होंगे? ये देखो CH3 है, तो ये सारे CH3 कहीं ना कहीं एक जैसे इन्वायरमेंट में ना, ये चीजें आप लोग को देखनी पड़ेंगी, तब आएंगी समझ में। मैं जितना एक्सप्लेन कर पाऊंगा उतना ही यहाँ पर को बता पाऊंगा। देखो CH3 से इस तरफ जाओ हाइड्रोजन, इस तरफ जाओ हाइड्रोजन, इस CH3 से इस तरफ जाओ हाइड्रोजन, इस तरफ जाओ हाइड्रोजन, इस CH3 से इधर जाओ हाइड्रोजन, इधर जाओ हाइड्रोजन। तो कहीं ना कहीं अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखो, हाइड्रोजन से नीचे आओ CH3, इधर जाओ CH3, हाइड्रोजन से इधर जाओ CH3, इधर जाओ CH3, इस हाइड्रोजन से इधर जाओ CH3, लेफ्ट में या राइट में जाओ CH3, तो तब जाके दो प्रोटॉन NMR सिग्नल। तो ये हमारा इस पे केस हो जाएगा। अब अगला इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करना है इसमें कैसे सिग्नल आएंगे। तो देखो ये CH2 ग्रुप अलग ही टाइप का है, इसके बगल में CO CH3 है, इस CH2 के ग्रुप में देखो ना सिमेट्रिक का भी खेल होता है, कि बोल रहा हूँ जैसे बीच से अगर कोई प्लेन पास करोगे तो ऊपर का मिरर इमेज, नीचे की मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे वो। CH2 CO CH3, नीचे भी CH2 CO CH3 सेम ग्रुप है, तो इस CH2 और इस CH2 के एक जैसे सिग्नल आएंगे, सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। और इधर देखो CH3 OC, यहाँ भी CH3 OC सेम इन्वायरमेंट है, तो दो प्रोटॉन NMR सिग्नल। ऐसे करके आप लोगों को समझना पड़ेगा, तब आएंगे। अब ये देखो CH3 CH2OH, ये देखो इस वाले हाइड्रोजन का अलग आएगा क्योंकि ये किनारे में प्रेजेंट है, ये बीच में प्रेजेंट है, तो इधर CH3 है, इसके इधर OH है, तब अलग, वरना सेम आता। इस हाइड्रोजन का इधर कुछ नहीं है, उधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो तीन तब आ रहे हैं। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर को बेसिकली क्या होगा, दो सिग्नल आता है बोले लो टेम्परेचर में, और वन सिग्नल आता है हाई टेम्परेचर में। अब इसमें भी आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है कैसे आएंगे दो सिग्नल। इस पे एक हाइड्रोजन हमारा एक्सिस में प्रेजेंट है, एक्सियल हाइड्रोजन जिनको बोलते हैं, एक हाइड्रोजन इक्वेटोरियल प्रेजेंट है, ये बोर्ड चेयर कन्फर्मेशन इस टाइप का है, तो तब जाके एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हाइड्रोजन है वो। यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, तो टोटल कार्बन गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो क्या होगा इसमें 6, मतलब कहीं ना कहीं ये साइक्लोहेक्सेन इस टाइप का उसका बोर्ड कन्फर्मेशन है। तो दो सिग्नल देगा लो टेम्परेचर में, कैसे दे रहा है, क्योंकि एक एक्सियल हाइड्रोजन, दूसरा एक्सियल हाइड्रोजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके गिनोगे, और बाकी उसकी वैलेंसी के हिसाब से कार्बन की, और बाकी इक्वेटोरियल्स होंगे वो परपेंडिकुलर एक्सियल के, तब उनके अलग सिग्नल आ रहे हैं क्योंकि वो अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ना, तब जाके ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर कोई हमारे पास इंटरनल स्टैंडर्ड क्या चीज होती है,
प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंटरनल स्टैंडर्ड प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये चीज होता है कि जब स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है प्रोटॉन्स की, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो बताई जाती है कि स्टैंडर्ड कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है, बोल रहे कि कितना शिफ्ट देखने को मिल रहा है, केमिकल शिफ्ट किसी भी प्रोटॉन्स के लिए अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो बताया जाता है, बोल रहे किसी एक स्टैंडर्ड कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई आपके क्लास में किसी बच्चे के 100 में से 95 नंबर आए हैं, तो टीचर क्या कर रहे हैं, बाकियों का जो रिजल्ट है फिर क्लास वालों को बता रहे हैं कि इस स्टूडेंट के 95 आए हैं और इसके रिस्पेक्ट में ये दूसरा वाला जो स्टूडेंट है उसके 90 है, तीसरा जो है उसके 85 है, ऐसे करके वो उसके रिस्पेक्ट में औरों के नंबर बता रहे हैं। या ऐसे बोल सकते हो कि एक कोई स्टैंडर्ड बना लिया, उसने कहा कि देखो भाई इसके 95 नंबर है 100 में से, बाकी तुम लोग के 90 है, ये है वो है, तो तुम लोग भी इसके जैसा बनने की सोचो, और तुम्हारे कितने कम है उसमें से। जैसे 95 किसके हैं, जो स्टैंडर्ड है, बाकियों के कितने, किसी के 95 है तो कितना कम है, 95 कम है, तो उसी को केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ऐसे ही बताते हैं, बोल रहे ऐसी मॉलिक्यूल्स में भी एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, उसी के बेसिस पे बाकी कंपाउंड्स का बताते हैं कि हाँ इसका वैल्यू इतना है, स्टैंडर्ड से इतना है, इतना कम है, इतना ज्यादा है, उस तरीके से। तो वही हमारा प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंटरनल स्टैंडर्ड होता है। जैसे टेट्रा मैथिल सिलेन जो है टीएमएस, मान लो कि ये टेट्रा मैथिल सिलेन क्या है, टॉपर है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बाकी कंपाउंड का इसके रिस्पेक्ट में निकालने हम, तो वही चीज बोल रहे हैं, इसी को इंटरनल स्टैंडर्ड की तरह इसको यूज किया जाता है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इन चीजों की वजह से। उसके कुछ रीजन है। अब पहला रीजन है कि ये एक बहुत ही ज्यादा हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस है, जिसकी वजह से इजिली रिमूव करा सकते हैं सैंपल में से। ये एक बहुत ही इजिली सेपरेट कर सकते हैं हम लोग सैंपल में से, अगर ये सैंपल के साथ मिक्स है। जैसी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो जाएगी, हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने पानी में चीनी घोल दिया, तो उसको आसानी से आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन आपने पानी में छोटे छोटे पत्थर मिला दिए उसी पानी में एक गिलास, तो उसमें क्या करा, आप उसको छान के साइड कर सकते हो। तो ऐसे करके यही चीज, यही इसी टाइप का कुछ इसमें भी है। पहला रीजन तो ये है कि इसको आसानी से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, किस चीज को, जो इंटरनल स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जा रहा है, क्या नाम है उसका, टेट्रामेथिल सिलेन। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसको इंटरनल स्टैंडर्ड लेते हैं। बाकी ये चीजें थ्योरी की है। प्रोटॉन जो होता है टेट्रामेथिल सिलेन का, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा शील्डेड होता है, बोल रहे अलग प्रोटॉन्स के। बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके कंपैरिजन में टेट्रामेथिल सिलेन का जो प्रोटॉन है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बोल रहे शील्डेड होता है, मतलब कि वो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सिलिकॉन की, बहुत लेस होती है। तो अब देखो, इंटरनल स्टैंडर्ड टेट्रामेथिल सिलेन, ये टेट्रामेथिल सिलेन नाम से पता चल रहा है, टेट्रामेथिल ग्रुप होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 मेथिल ग्रुप, बीच में सिलिकॉन है तो सिलेन। अब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? केमिकल शिफ्ट को ऐसे समझ लो कि जैसे क्लास का कोई टॉपर है, उसके रिस्पेक्ट में बाकी बच्चों के नंबर निकालने हैं कि इसके इतने कम है, इसके इतने कम है उस बच्चे से, इसके 5 नंबर कम है, इसके 10 नंबर कम है टॉपर में से। वैसे ही हम लोग इंटरनल स्टैंडर्ड जो टेट्रामेथिल सिलेन लिया है और कंपाउंड का जो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की, या जो भी चीज हम लोग यहाँ पर को निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू केमिकल शिफ्ट की वही चीज बता रहे कि कितना कम है, ऐसे करके। तो डिफरेंस ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ सैंपल, वही चीज बोल रहे हैं कि कितना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है सैंपल का, न्यू एस से उसको डिनोट करे, विद द प्रोटॉन्स ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड, जो टेट्रामेथिल सिलेन है उसको अगर निकालते हैं हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में, इंस्ट्रूमेंट की न्यू नोट के, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। इसको आप फॉर्मूले से समझोगे। फॉर्मूले से कैसे समझोगे? देखो, केमिकल शिफ्ट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सैंपल के लिए या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, तो उसके लिए एक इक्वेशन है, इसी से समझोगे। ये मैंने क्या बोला कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की न्यू एस जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जो प्रोटॉन्स की न्यू एस की वैल्यू है, वो किसी भी एक स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं, बोल रहे हैं एक किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में इंस्ट्रूमेंट की जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग केमिकल शिफ्ट बोलते हैं कि कितना शिफ्ट आया। अब देखो, इससे समझोगे केमिकल शिफ्ट डेल्टा से अगर इसको डिनोट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, न्यू एस सैंपल का कितना फ्रीक्वेंसी है माइनस न्यू टीएमएस, मतलब कि टेट्रामेथिल सिलेन की कितनी फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज में दे रखी है, अपॉन में न्यू नॉट मिली हर्ट्ज। अब ये न्यू नॉट क्या है, इंस्ट्रूमेंट कितने में ऑपरेट हो रहा है,
कि इंस्ट्रूमेंट कितने में काम कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देने। जैसे हम लोग परसेंट निकालने के लिए नहीं करते कितने नंबर आए अपॉन में टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100, वैसे ही 10⁶ पीपीएम जो भी इसकी यूनिट है पीपीएम ही लिखा है। अब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ऐसे आएगी, तो कितना शिफ्ट आ रहा है वही देख रहे हैं ना हम। सैंपल की वैल्यू में से टीएमएस को माइनस कर रहे हैं, अपॉन कर रहे हैं कितना वो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, उसको माइनस कर रहे उसको डिवाइड कर रहे हैं अपॉन में। तो ये सब ऊपर लिखा है, न्यू एस किसको बोल रहे हैं, सैंपल को। टेट्रामेथिलसिलेन ये स्टैंडर्ड है, अपॉन में न्यू नॉट, तो वही चीज आएगी। केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन्स हम लोग अगर बताना चाहें स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसको दो अलग अलग स्केल में बता सकते हैं। तो देखो दो अलग अलग स्केल में कैसे बता सकते हैं, ये कौन सा स्केल है हमारा केमिकल शिफ्ट, अगर ये जो डेल्टा जैसा सिंबल है, तो इसमें अगर बताना चाहें तो ये तो हम लोगों ने देखा ही है, डेल्टा इक्वल टू सैंपल की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी माइनस इंटरनल स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने सेट करे है, मतलब कि टॉपर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वाला केमिकल, ये बस एग्जांपल है, टॉपर न्यू टेट्रामेथिलसिलेन सैंपल का फ्रीक्वेंसी माइनस टेट्रामेथिलसिलेन की फ्रीक्वेंसी अपॉन में कितना ये जो हमारे पास ये जिसमें इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहे हैं वो कितना है न्यू नॉट, और मल्टीप्लाई बाय 10⁶ पीपीएम जो भी है। अब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जब हम निकाल लें इस इक्वेशन से, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जब हम निकाल लें इन दो इक्वेशन से, तो वो कितनी आती है बोल रहे 0 से 12 पीपीएम के बीच में, जिसको हम लोग इसी स्केल को कैसे, तो इससे क्या हो जाता है बोल रहे एक वैल्यू आ जाती है डेल्टा स्केल की केमिकल शिफ्ट के लिए, इसी चीज से कि 0 से 12 के बीच में जो रेंज आ रही है जो ये केमिकल शिफ्ट की उसकी वजह से। तो अब देखो कैसे करके हम लोग इसको देख सकते हैं, वैसे बेसिकली डाउन फील्ड सिग्नल और अप फील्ड सिग्नल, क्योंकि 12 से 0 के बीच में आ रही है फ्रीक्वेंसी ये डेल्टा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, तो जिसकी 12 की तरफ आएगी उसको डाउन फील्ड सिग्नल बोलेंगे या डी सील्डेड सिग्नल बोलेंगे। अच्छे से दिख नहीं रहा है तो डी सील्डेड सिग्नल लिखा है, डी सील्डेड सिग्नल मतलब कि वो डी सील्डेड है, और डाउन फील्ड मतलब कि डाउन की तरफ है, अप फील्ड मतलब जो 0 की तरफ ज्यादा होंगे, अप फील्ड सिग्नल मतलब कि जिनकी वैल्यू कहीं ना कहीं बीच में कोई इंटरमीडिएट सेट होगा उसकी तरफ, और टेट्रामेथिलसिलेन के रिस्पेक्ट में ले रखे तब वो। और अगर अब दूसरा स्केल है इसमें, ये टाउ स्केल है, टाउ ऐसा सिंबल है यहाँ पर को देख लो, ये नीचे देख लो, ये ऊपर थोड़ा अजीब सा काट रखे मैंने टाउ, तो ये है सिंबल उसका। तो ये देखो टाउ स्केल, टाउ मतलब जो भी इसको बोलते हैं, अब टी जैसा समझ लो, ऐसा टी है यहाँ दिख तो रहे। तो अगर हम लोग केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालें दूसरी स्केल है हमारे पास जो, उससे निकाले केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, तो क्या होती है बोल रहे 10 माइनस ये जो डेल्टा की वैल्यू है, ये बहुत सिंपल है 10 माइनस ये करके, तो ऐसे आसानी से आ जाते हैं। अब अगला आज हम लोग ये लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ये है हमारा एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। तो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कंपाउंड में, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है कंपाउंड में प्रेजेंट है पाई बॉन्डेड होनी चाहिए, वो क्या है लूजली बाउंडेड है, बहुत ही इजिली वो क्या हो सकते हैं निकल सकते हैं बाहर को, ऐसे समझ लो कि वो लूजली बाउंडेड है, इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं है उनका कंपाउंड के साथ इन कंपेयर टू सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अच्छे से बाइंडेड है, लेकिन जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड है, बॉन्ड मतलब बॉन्ड उन्होंने बॉन्ड उनके बीच का स्ट्रॉन्ग है, इनमें पाई बॉन्ड वाले लूजली बॉन्डेड है। तो जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से क्या करते हैं, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, तो क्या होंगे ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे बोल रहे सर्कुलेशन टू जनरेट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन जब ये घूम रहे हैं, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डेड क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्डेड तो घूम नहीं सकते क्योंकि वो तो टाइटली बॉन्डेड है। घर में कौन सा बच्चा ज्यादा घर से बाहर रहेगा, जो घर में कम टिकता है ना, जो घर में ज्यादा टिकता है वो नहीं घूम पाएगा उतना अच्छे से, तो घर जो घर से बाहर ही रहता है वो अपने आप ही रहता है घर से बाहर। तो वैसा ही इसमें है, जो इलेक्ट्रॉन घर से बाहर रहते हैं इसके वो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो इजिली घूम सकता है, घूमते फिरते हैं। सिग्मा बॉन्डेड को ज्यादा आदत नहीं है, तो उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है घर वालों के साथ, वो ज्यादा आसानी से जाते नहीं है बाहर। तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है सर्कुलेशन करते हैं, जिससे क्या होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जिनकी वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग रीजन्स पे, जिसकी वजह से क्या होता है जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है हाईली सील्डेड रीजन में, जिस रीजन में क्या होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होती है हाईली सील्डेड रीजन में, जहां पर को डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अपोजिट होगी, वो क्या करते हैं बहुत कम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दिखाते हैं। कौन से प्रोटॉन्स, जो हाईली सील्डेड रीजन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करते हैं वो, उनका जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का, जो प्रोटॉन हाईली सील्डेड रीजन में उनका अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में उनका जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का, वहां जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या है उनकी बहुत कम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी।
अब एक तो ऐसे प्रोटॉन्स हैं जो हाईली शील्डेड रीजन में है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है। लेकिन जो प्रोटॉन्स हमारे कम शील्डेड रीजन में है या हाईली शील्डेड के बजाय अपोजिट है, जो उनका क्या होता है बोल रहे हैं, उनकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, सेम रहती है। इसकी जो हम लोगों ने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करे और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड करे सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के, तो उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, हाई। ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों सेम डायरेक्शन में तो हाई केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, कम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। तो जिस वजह से क्या होता है, इस फिनोमिनन की वजह से क्या होता है, जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलेशन कर रहे हैं, लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं, तो उसकी वजह से दो अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट जनरेट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सील्डेड इन्वायरमेंट और डीसील्डेड इन्वायरमेंट। जहां केमिकल शिफ्ट की, जहां मतलब ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट है या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, वहां सील्डेड रीजन और बाकी डीसील्डेड रीजन। तो इसी इफेक्ट को जो किसकी वजह से आ रहा है, पाई बॉन्ड के घूमने की वजह से, जो पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स है, तो उसी को एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। या शॉर्ट में अगर इसको एक लाइन में बताना चाहूँ कि ऐसे सारे इफेक्ट जो पाई बॉन्ड के घूमने से, डीलोकलाइजेशन जो हो रहे हैं वहां पर को घूम रहे हो, उसकी वजह से जो दो टाइप के रीजन बन रहे हैं, सील्डेड इन्वायरमेंट और डीसील्डेड इन्वायरमेंट मॉलिक्यूल के अंदर, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। तो देखो यहाँ पर को बेसिकली सील्डेड जोन कहाँ होता है बोला था, जहां पर को क्या होता है, न्यूक्लियस के पास वाला सील्डेड जोन। इसको थोड़ा फर्स्ट वाले से थोड़ा कंपेयर करना, नोट्स बनाना, कंपेयर करना, जो इससे पहले का लेक्चर था तब समझ में आएगा। न्यूक्लियस के पास वाले में सील्डेड रीजन, क्योंकि वहां पर को जो है प्रोटॉन से हाईली सील्डेड रीजन में, बाकी बाहर का क्या है, डीसील्डेड रीजन। इसका भी कारण था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बाहर वाले डीसील्डेड में क्या न्यूक्लियस को कम इफेक्ट क्यों मिल रहा है, अंदर न्यूक्लियस वाले में ज्यादा क्यों मिल रहा है। तो सील्डेड जोन बीच वाला न्यूक्लियस का, बाकी बाहर के डीसील्डेड जोन। तो जिसकी वजह से, और ये एच नॉट क्या है हमारा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग लगा रहे हैं। अब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आती है हमारी, 6 to 8 पिकोमीटर, ऐसे करके दिखा सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर को अब आप लोग ऐसे देखने, कंपाउंड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, कंपाउंड्स की क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ये कहीं ना कहीं आपको पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से दिख रहे हैं ना, पाई बॉन्डेड डबल बॉन्ड यहाँ पर को प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, ये ऐसा सिंपल है। सिंपल वाले में क्या होगा फिर, इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है 4 to 6 पिकोमीटर, लेकिन ऊपर वाले में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 6 to 8 पिकोमीटर था। तो ऐसे करके हम लोग बेसिकली कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ बस एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड कम है, लेकिन यहाँ ज्यादा प्रेजेंट है। तो ऐसे करके इसको आप लोग समझ सकते हो, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट को। डी सील्डेड और सील्डेड जोन बन जाते हैं, सील्डेड जोन बीच में, डी सील्डेड जोन किनारों में। तो इसी को हम लोग ऐसे करके समझेंगे। बाकी इसको और देख लो, अगर जिसमें और कम है तो वहां क्या है, और कम आ रही है 2 to 4 पिकोमीटर। फिर इस वाले में देखो, इस वाले में बहुत हाई आ जा रही है, देखो एच ए। अब इस पे एच ए क्या है, एच ए हाईली सील्डेड प्रोटॉन्स, एच ए है जो बीच की तरफ है ना एच ए। लेकिन एच बी क्या है, बहुत ही कम सील्डेड प्रोटॉन्स, हाईली डी सील्डेड। तो जो हाईली सील्डेड है उसका 9 के आसपास आ रहा है, और जो हाईली डी सील्डेड है उसका 8 to 10 पिकोमीटर के आसपास आ रहा है। अब इसकी रेंज थोड़ा आप लोगों को देखनी पड़ेगी, या इस एग्जाम्पल को अगर कहीं और भी दिया गया है तो थोड़ा इसको देख लेना। यहाँ पर को मेरे को लग रहा है कि ये वैल्यू थोड़ा गलत हो रही है 9 वाली, इसको देख लेना। बाकी और एग्जाम्पल तो सही है। ये एग्जाम्पल मिल जाएगा अगर बुक है आप लोग के पास, या तो नेट में मिल जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसको देखना पड़ेगा, ये गलत लग रहा है थोड़ा। बाकी और तो सही है, इसमें भी बस ये वाली वैल्यू गलत लग रही है, ये वाली। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब ये केमिकल शिफ्ट के आगे का जो पोर्शन होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इसको पढ़िएगा, और जब आप इसको रिवाइज करोगे तब जाके आप लोगों को चीजें थोड़ी अच्छे से समझ में आएंगी। और ये एग्जाम्पल्स को देखिएगा और नोट्स बनाए। थैंक यू।